1957 में अमेरिका की रहने वाली एक महिला अपनी वर्कशॉप से, अपनी एक हार्डवेयर शॉप से अचानक से गायब हो जाती है। अब वो जब महिला गायब होती है तो उसका जो पुत्र था, वो काफ़ी चिंता में आता है, और चिंता में आने के बाद वो पुलिस स्टेशन का रुख करता है और पुलिस स्टेशन जाके अपनी माँ की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देता है। अब जब मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो पुलिस उस महिला की खोजबीन शुरू कर देती है, और खोजबीन शुरू करने के क्रम में सबसे पहले पुलिस ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाती है जो उस दिन उस महिला के शॉप पे, उस महिला के हार्डवेयर शॉप पे आए थे। और उस लिस्ट में जिस आदमी का नाम, जिस शख्स का नाम सबसे आखिर में होता है, उस आदमी से पूछताछ करने के लिए पुलिस उस आदमी के फार्म हाउस पे दबिश डालती है। लेकिन दबिश डालने के बाद उस आदमी के फार्म हाउस का जो नज़ारा था, जो मंजर था, उसे देखने के बाद पुलिस की और आसपास की जो मीडिया वाले जो ऐसे लोग गए थे कि हम जानेंगे, पूछताछ करेंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चूंकि अंदर उस आदमी के घर में वो महिला, उस महिला का गर्दन काट दिया गया था और उसे बिना कपड़ों के वैसे ही लटकाया गया था जैसे कसाई किसी बकरे को काट के लटकाता है पैरों से। और उस आदमी के घर में जितनी चीज़ें थीं, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो बर्तन हो, वो सारे इंसानी अंग मानव अंगों के बने हुए थे। जैसे कोई कटोरी है तो वो खोपड़ी की बनी हुई थी, और जो लैंप था उसके चारों तरफ जो कवर लगा था वो इंसानी चमड़े का लगा हुआ था। अब ये नज़ारा, ये मंजर देखने के बाद पुलिस वालों के दिमाग में बस एक सवाल आता है, सिर्फ एक सवाल, कि आदमी कौन था, कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है, और ऐसा करने के पीछे इसकी वजह क्या है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी की वजह से, इस घटना की वजह से अमेरिका के लोग कई दिनों तक सो नहीं पाए थे। और शायद आज की कहानी सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद आज शायद आपकी भी रातों की नींद हराम हो सकती है, उड़ सकती है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को आप यहीं छोड़ दीजिए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो पे नए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल और मेहनत करने के लिए, कल और अच्छी अच्छी कहानी लाने के लिए, और ऐसे ही कहानी आपके सामने रोज रखने के लिए। तो प्लीज़ आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो 16 नवंबर 1957 में एक वर्निस वार्डन नाम की महिला अपने दुकान से घर नहीं पहुंचती है। अब उस महिला का पति पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो उस महिला, उस बेटे के अलावा उसके घर में और कोई नहीं रहता है। तो जब महिला घर पे नहीं पहुंचती है तो उस महिला का जो बेटा था वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद भाग के, दौड़ के अपनी माँ की दुकान पे, उस महिला की दुकान पे आता है। अब जब दुकान पे आता है तो आदमी देखता है, वो लड़का देखता है कि उसकी माँ की दुकान में जैसे कुछ खलबली सी मची, कुछ उधेड़बुन हुआ हो। चूँकि जो दुकान का मंजर था, उसके रजिस्टर फाड़े गए थे, उसके कैश काउंटर को तोड़ा गया था, और जगह जगह खून के धब्बे, खून के छींटे दिखाई गए थे। तो जब वो बच्चा, वो आदमी, वो लड़का ये नज़ारा देखता है, चूँकि एज मुझे कंफर्म नहीं उसकी क्या थी, तो इस वजह से मैंने तीनों कहा। तो जब वो बच्चा, वो लड़का ये नज़ारा देखता है, तो नज़ारा देखने के बाद वो सीधा भाग के जो वहाँ के पास का पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन में जाता है और इस घटना का इकबाल बयां करता और कहता है कि मेरी माँ की दुकान में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और मेरी माँ अचानक से गायब भी हो गई। अब पुलिस वाले जब ये नज़ारा, ये सारा वाक़या सुनते हैं और भाग के उस जगह पे, उस दुकान पे, उस महिला की दुकान पे आते हैं और ये सारा नज़ारा देखते हैं कि कैश काउंटर उधेड़ा गया है, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए, खून के धब्बे पड़े हुए। तो ये नज़ारा देखने के बाद पुलिस वाले फ़ौरन इस मामले की तफ्तीश में लग जाते हैं, और तफ्तीश में लगने के बाद जब संदिग्धों की सूची बनाई जाती है तो पता चलता है कि एडगिन नाम का एक आदमी उस दुकान पे उस महिला के साथ आखिरी बार देखा गया था। अब जब ये नाम पुलिस के सामने आया था एडगिन का, तो पुलिस वाले भाग के एडगिन को पकड़ने के लिए एडगिन की लोकेशन निकालते हैं, और लोकेशन निकालने के बाद एडगिन का जो फार्म हाउस था लॉक्रॉस में, वहाँ पे जाके दबिश डालते हैं। अब दबिश डालने के बाद पुलिस वालों को यकीन था कि एडगिन घर के अंदर मिलेगा, हम उसको पकड़ेंगे, उससे इस महिला के बारे में, वर्निस वार्डन के बारे में पूछताछ करेंगे। लेकिन जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं और जैसे तैसे करके घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर पहला कदम रखने के बाद ही उन पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। चूँकि अंदर जो पहला लैंप उन्हें दिखाई दिया, जो लैंप जल रहा था,
उस लैंप के चारों तरफ जो कवर रखा हुआ था वो कवर इंसानी चमड़े का बनाया हुआ था। उस घर में जो कुर्सी रखी हुई थी वो कुर्सी इंसानी अंग की बनाई हुई थी। उस घर में जो कटोरी रखी हुई थी वो कटोरी दरअसल इंसानी खोपड़ी थी। उस घर में जो दस्ताने थे, जो ऐसी चीजें और भी यूज की चीजें थी, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो दस्ताने हो, चाहे फेस मास्क हो, वो सारी इंसानी अंगों से, इंसानी चमड़े से बनाई गई थी। अब पुलिस वाले जब ये नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा ये क्या हमने देख लिया, हम तो यहाँ आए थे एक महिला के बारे में पूछताछ करने। अब पुलिस वाले जैसे तैसे अपने हालात को, अपनी स्थिति को थोड़ा सा संभालते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और उस घर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐसे दर्जनों नज़ारे देखने को मिलते हैं, ऐसे दर्जनों चीज़ें मिलती हैं जो इंसानी अंगों की बनाई हुई थी। अब पुलिस वाले शक पकाते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि जिस महिला को, जिस वर्निस वार्डन को खोज रहे हैं, उस महिला को मार के उसके सर में रिवॉल्वर से गोली मारी गई और मारने के बाद उस महिला को बिना कपड़ों के ठीक वैसे ही लटकाया गया है जैसे आमतौर पे अगर आप किसी बूचड़ खाने के पास से गुजरें तो देखें कि बकरे को काट के जैसे लटकाया जाता है, ठीक वैसे ही उस महिला को पाँव से बांध के उल्टा लटकाया गया था। पुलिस वाले ये नज़ारा देखते हैं, पुलिस वालों की हवा खराब हो जाती है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं कि ये किस आदमी के घर में, किस शख्स के घर में हम घुस आए। और ढेर सारे मन में पुलिस वालों के सवाल आते हैं कि आदमी कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है किसी महिला को, या फिर इसने कितनों को मारा। ये सारी जो इंसानी अंग से बनी चीज़ें हैं, ये कितने इंसानी अंगों की चीज़ें, कितने इंसान की बॉडी इसमें इस्तेमाल हुई है। अब इन सब सारे सवालों का जवाब जो था वो केवल एक आदमी दे सकता था, वो था एड गेन। अब फिलहाल पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं था, तो एड गेन के बारे में वो पता करते हैं और जैसे कैसे करके जुगाड़ लगा के अपने तरीके से, अपने मुखबिरों से पूछताछ करके एडगिन का पता लगाते हैं और एडगिन को उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जब एडगिन से पूछताछ की जाती है, उसके बारे में तफ्तीश की जाती है, कायदे से पता किया जाता है, तो पता चलता है कि एडगिन का जो जन्म था वो 27 अगस्त 1906 में अमेरिका के ही लॉक्रॉस इलाके में होता है। अब जन्म के समय इसका एक भाई था, इसकी एक माँ थी। भाई का नाम हेनरी और इसकी एक माँ थी। इसका एक पिता भी था, लेकिन पिता के बारे में ज़्यादा डिटेल कहीं उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि पिता से इसका जो बॉन्डिंग थी, इसका जो रिश्ता था, हमेशा ही कटा रहता था। क्योंकि इसकी माँ ने, जैसे ये पैदा होता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी माँ इसे सिखाती है कि बेटा कोई भी इंसान इस दुनिया में मेरे अलावा अच्छा नहीं है, यानी जो हूँ सिर्फ मैं हूँ, सारी अच्छाई, सारी अच्छी चीज़ सिर्फ मैं हूँ, बाकी इस दुनिया में बहुत बुराई भरी हुई है। अब ये बात धीरे धीरे एडगिन के दिमाग में घर कर दिया जाता है कि जितनी महिलाएं हैं, जितनी औरतें हैं, जितने लोग हैं, सारे खराब हैं, बस मेरी माँ अच्छी है। तो इस वजह से एडगिन की जो बॉन्डिंग थी सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ से होती है। उसका ना कोई दोस्त बनता है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, उसका कोई दोस्त नहीं। सिर्फ उसकी दुनिया एक माँ थी और माँ ही उसकी दुनिया थी। अब उसके पिता को जब इसकी माँ से ज़्यादा बनती नहीं है और ये सारी चीज़ें होती, तो उसका पिता भी धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है। और शराब पीने के चक्कर में साल 1940 में जब एडगिन 32 साल का था, तो उस एज में उसके पिता का शराब पीने की वजह से देहांत हो जाता है, उसके पिता का इंतकाल हो जाता है। अब जब उसके पिता मर जाते हैं तो पिता के मरने के बाद भी एडगिन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो दुनिया थी वो सिर्फ माँ थी। लेकिन पिता के मरने के बाद घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी एडगिन और उसके भाई हेनरी के कंधों पे आती है। दोनों जैसे तैसे करके परिवार का बोझ उठाते हैं, घर चलाते हैं, खेती करती हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और एक दिन उसके पिता के मरने के ठीक 4 साल बाद एडगिन जो था अपने भाई हेनरी के साथ खेत में पुआल जला रहा था, पुआल यानी कि पैरा। और जलाते समय कुछ देर बाद वो देखता है कि उसका भाई हेनरी दिखाई नहीं दे रहा। फिर एडगिन परेशान कि मेरा भाई तो यहीं था, अचानक से कहाँ गया। तो एडगिन भाग के अपनी माँ के पास जाता है, माँ भी आती है, हेनरी हेनरी पुकारती है, हेनरी नहीं दिखाई देता, काफ़ी शोरगुल होता, पड़ोसी आते हैं, फिर हेनरी का कुछ पता नहीं। इसके बाद लोग घबरा के जो फायर ब्रिगेड है, जो दमकल वाले थे, उनको फ़ोन करते हैं। अब दमकल वाले आते हैं, जैसे तैसे करके आग बुझाते हैं। आग बुझाने के बाद देखते हैं कि एक जगह हेनरी गिरा पड़ा है। अब इतना देखने के बाद एडगिन और उसकी माँ दोनों की हवा खराब, दोनों के हाथ पाँव कांपने लगते हैं कि ये क्या हो गया मेरे भाई के साथ, मेरे बेटे के साथ। फिर भी उन्हें लगता है कि हेनरी है वो बेहोश हो चुका है, उसे कुछ ऐसी दिक्कत हुई, वो बेहोश हो गया। लेकिन डॉक्टर जाँच करते हैं, जाँच करने के बाद बताते हैं कि जो हेनरी है, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद जो उसकी माँ थी, 4 साल पहले उसकी पति की मौत, और उसके बाद फिर अब हेनरी की मौत, एक बेटे की मौत, पति की मौत, वो भी 4 साल के अंदर, तो उसकी माँ तुरंत उसे पैरालाइज हो जाता है। और 1 साल बाद, साल 1945 में
उसकी माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब एडगिन जिसकी दुनिया है उसकी माँ, जब उसकी माँ की मौत हो जाती है वो भी हार्ट अटैक से अचानक से, तो एडगिन का जो मानसिक संतुलन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वो बाकी चीज़ें छोड़ के, देश दुनिया छोड़ के, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं कैसे अपनी माँ से मिल लूँ, कैसे अपनी माँ से बात कर लूँ, मैं कैसे अपनी माँ को देख सकूँ। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते वो कुछ ऐसी बुक्स पढ़ता है जिसमें ह्यूमन चिकित्सा के बारे, मानव शरीर के बारे में, आदमखोरी के बारे में, इंसानी अंगों की संरचना के बारे में, ये सारी चीज़ें ऐसी किताबों में लिखी थी। ऐसी किताबों को एडकिन खूब पढ़ता है। और पढ़ने के बाद 1947 से लेके 1952 तक उसके आसपास जितने कब्रिस्तान थे जहाँ पे महिलाएं दफनाई गई थी, इन 5 सालों में जितनी भी महिलाएं दफनाई गई उनकी लाशों को ये खोद के बाहर निकालता है और निकाल के उनके चमड़ों को काटता है, उनकी स्किन को काट के अलग करता है। और अलग करने के बाद उनकी हड्डियों को काटता है और काटने के बाद ऐसी कभी कटोरी बनाता, कभी बेल्ट बनाता, कभी ऐसी मास्क बनाता और स्किन को काट के अलग कर लेता। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले एडगिन से पूछते हैं कि बताओ तुम ऐसे स्किन निकाल के करना क्या चाह रहे थे। अब इसके बाद एडगिन जो खुलासा करता है, जो चीज़ बताता है, वो सुनने के बाद शायद आपको भी अपने कानों पर यकीन ना हो। दरअसल एडगिन बताता है कि वो ऐसे खाल को, ऐसे मानव के चमड़ों को, इंसानी चमड़ों को काट के एक तरह से एक सूट बना रहा था, जिस सूट को पहन के अपनी माँ से मिल सकता था। और इसके लिए उसने 5 सालों में जितनी भी लाशें निकाली सबके थोड़े थोड़े स्किन लिए। अब पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो उनकी तो हवा खराब हो जाती है कि एक आदमी 5 सालों से कब्रों से लाश को निकाल के, उन लाशों को काट के, उनके चमड़ों को उधेड़ के उनसे एक सूट बना रहा है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं कि घर में लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे इंसानी अंग पड़े हुए, अलग अलग इंसानों के 10 से 20, जिनकी अब पहचान करना, जिनकी पुष्टि करना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि कुछ इतने पुराने, कुछ नए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में सिले गए। तो पुलिस सारी चीज़ों को कब्जे में लेती है और घर में जब जांच करती है तो वहाँ पे एक और बॉडी मिलती है, और वो बॉडी साल 1945 में गायब हुई मैरी होगन की थी। अब पुलिस वाले इस आदमी को 2 मर्डर के जुर्म में, पहला मर्डर इसने जो वर्निस वार्डन का किया था जिसको खोजने के लिए पुलिस आती है, और दूसरा मैरी होगन, इन 2 मर्डरों के साथ ये सारे मामले को एक जगह नोट करती है, एक अपनी फाइल तैयार करती है। और फाइल तैयार करने के बाद अमेरिका के कोर्ट में इस आदमी को ले जाके पेश करती है, एडगिन को। अब यहाँ से भी किस्मत का खेल देखिए कि जब इसे पेश किया गया तो यहाँ पे जब इसकी मेडिकल टेस्ट हुई, मेडिकल जांच हुई, तो एक तरह से एक मानसिक बीमारी से पीड़ित पाया गया। अब जब आदमी मानसिक रूप से बीमार है तो इस आदमी को कोई सजा भी नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से इस आदमी को पहले हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और हॉस्पिटल में भेजने के बाद जब इसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, 1900 क्या कहते हैं, ये मामला 1957 का था। तो 1958 में जब इसे हॉस्पिटल भेजा जाता है तो लगभग 10 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद 1967 में डॉक्टर इसे बताते हैं कि अब ये फिट है और ये जेल जा सकता है। तो इसके ऊपर जब फिर से मामला चलाया जाता है तो कुछ दिनों बाद ये फिर पागल पाया जाता है और इसे फिर पागल खाने भेज दिया जाता है। और पागल खाने भेजने के बाद साल 1984 में, 26 जुलाई को 1984 में फेफड़े के कैंसर की वजह से इसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले जो इसका घर था, जो इसकी गाड़ी थी, ये सारी चीज़ें पुलिस, सरकार, ये सारे मिलकर नीलाम करवाती। और कहा जाता है, ये चीज़ सुनने में आई कि जिसने इस आदमी की कार को खरीदा था, वो आदमी इस कार को दिखाने के लिए लोगों से पैसा लेता था कि ये आदमी के ऐसे सीरियल साइको की है जो लोगों की कब्रों से लाश को चुराता था, स्किन काट के ये सारे वाक़या करता था। तो ये जब खबर वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर से निकल के बाहर आई तो जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उन सबके पैरों तले एक तरह से ज़मीन खिसक गई कि हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं। उसके बाद एक बार जब इसके घर की नीलामी होनी थी तो रहस्यमय तरीके से, आज भी अपने आप में एक रहस्य है कि रहस्यमय तरीके से इस आदमी का घर जल गया। और जब इसके घर के जलने की खबर, जाहिर सी बात है घर जब जला तो घर की चीज़ें भी जल गई, और इसके घर के जलने की जब खबर इसको दी जाती है तो ये कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उस घर की चीज़ें किसी और को नहीं मिली, कोई और इस्तेमाल नहीं किया। और ये सारी चीज़ें होने के बाद, पागल होने के बाद, फाइनली 1984 में कैंसर से इसकी मौत हो जाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी एडगिन की, जो काफ़ी लंबी समय से मेरी लिस्ट में भी थी, मैं आपको सुनाना भी चाह रहा था। और अब कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले थोड़ी सी आपसे बातचीत की। आज का जो सेटअप है, जो कि कई बार मैं ऐसे स्क्रीन्स लगाता था, बैकग्राउंड लगाता था, लेकिन इस वजह से मुझे कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मेरे चैनल्स पे कई सारी दिक्कत आई, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक सुंदर, सस्ता, टिकाऊ सा
क्योंकि अभी ऐसी चीज़ें मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं कि मैं बहुत हाईटेक स्टूडियो बना सकूँ। लेकिन जितनी भी चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे मैं बना सकता था, उस हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की। और ये स्टूडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें आपको सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो वो भी आपका सुझाव, आपका सुधार मेरे सर आँखों पे, तो प्लीज़ आप बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी, और आज बड़ी मुश्किल से ही मैं लगभग आधी रात होने को है, इस समय कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीज़न है, कुछ दिक्कत आ गई थी, तो शायद बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ भी देखने को मिला होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि कल को आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर वही निवेदन कि मुझे कमेंट करके इस बैकग्राउंड के बारे में, इस स्टूडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।